इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। आज हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड लॉ किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमारे यहाँ पे हम क्या सीखेंगे आज, प्रूव न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। अब इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ क्या है, फिर ये पता होना चाहिए सेकंड लॉ क्या है। टेल मी कि फर्स्ट लॉ क्या होता है। जो बच्चा पढ़ के आया जल्दी से बताएंगे, मेरे ख्याल से तो पढ़े तो सारे ही थे आप कल। मैम आपकी वीडियो दिखाई नहीं दे रही। और बच्चों को वीडियो दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। बेटा ऐसे बीच में मत बोला करो, चैट बॉक्स में बोला करो। अगर किसी को वॉइस का इश्यू है या फिर वीडियो का इश्यू है, चैट बॉक्स में बोला करे, ताकि मुझे पता चल जाए कितने बच्चों को दिखाई नहीं दे रही। अगर एक दो बच्चे का इश्यू है, अगर एक को भी विजिबल होता है ना, तो मेरी तरफ से नेटवर्क में कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको किसी को भी विजिबल नहीं होता तो मेरी तरफ से नेटवर्क में इश्यू है, और मेरा नेटवर्क पूरा दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि हमें प्रूफ करना है कि फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। अब हमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ क्या है और सेकंड लॉ क्या है। तो आप मुझे ये बताओ कि फर्स्ट लॉ क्या है। पढ़ा है ना सबने, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा है? नाम लेके पूछू या कोई बता रहा है? हैंड रेज करके फटाफट बताओ। किसी को नहीं आ रहा? ऐसे तो क्या ही पढ़ा हूं मैं, मजा नहीं आ रहा मेरे को। आंसर याद आ जाए तो बता देना, आगे कंटिन्यू कर ले। ध्यान लगा के पढ़ लो और थोड़ा काम आ जाएगा। 1 तारीख को आपका पेपर है ना, 1 तारीख को। यस मैम। मैम तो हम क्या बोल रहे थे, फर्स्ट लॉ को प्रूव न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को द्वितीय नियम द्वारा सिद्ध कीजिए। नियम द्वारा सिद्ध कीजिए। अब इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं भाई? हमें पता है कि फर्स्ट नियम में जड़ता का नियम पढ़ा था हमने। जड़ता का नियम ये था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, मतलब आराम प्रस्त अवस्था में है, तो वो आराम प्रस्त अवस्था में ही रहना चाहती है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से एक सीधी डायरेक्शन में जा रही है तो सीधी डायरेक्शन में ही चलती जाती है, वो रुकती नहीं है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और बाह्य बल जितना लगाया जाता है बॉडी उतनी ही मूवमेंट करती है। बाह्य बल जितना लगाया जाता है बॉडी उतना ही अपने स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाती है, या फिर चलती हुई बॉडी क्या है, रुक पाती है। ये हमने पढ़ा द्वितीय नियम में। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है। प्रूव कैसे करना है, कि कैसे प्रूव किया जाए कि भाई पहला नियम दूसरा नियम जो है वो सही है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, हम यहाँ पे फोर्स मान लेते हैं 0, जो बल है वो मान लिया हमने 0। और कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू एम इंटू बी माइनस यू बाय टी। बी माइनस यू बाय टी, इसकी वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि हमने माना है यहाँ पे।
F की वैल्यू 0 मानी है। तो अगर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे तो F0, तो ये कितना होगा M इंटू वी माइनस यू बाय टी। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसके नीचे तो कुछ है नहीं तो 1 मान सकते हैं हम। तो 0 इंटू टी आ गया, और ये आपका क्या रहेगा M इंटू वी माइनस यू। और ये टी को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा। तो क्या आएगा, मैम टी आएगा। टी आएगा। की थी मैम 0 आएगा। जीरो आएगा मैम। जी 0 ये 0 आएगा M इंटू वी माइनस यू। एक मिनट, ये क्या है, टी है। ठीक है, हमने ये क्या माना, 0 माना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको भी हम इधर लेके आ सकते हैं, पहले दोनों तरीके अपना सकते हैं। तो एक बार करके देख लेते हैं। इसको हमने कैसे किया, M इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। ठीक है, यस मैम। मेरे को दूसरे वाला भी समझाना है, दोनों में मिस्टेक क्या होती है, लेकिन पहले मैं सही वाला कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ठहर जाए। तो ये इसकी वैल्यू अगर ऊपर 0 है नीचे M है तो वो 0 ही मानी जाती है। हम क्या कंसिडर करते हैं उसे, 0 ही कंसिडर करते हैं। इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। अब इस t को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो ये t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, 0 आएगा, इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब इस u को जब इधर लेके आएंगे, इस u को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस की चीज प्लस में और प्लस की चीज माइनस में हो जाती है जब इक्वल टू के इधर से उधर जाती है। मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में और डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में हो जाती है जब इक्वल टू से इधर या उधर चीजों को लेके जाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू v। क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू आपका सही तरीका। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये है आपका सही तरीका। अब दूसरा ऑप्शन क्या था हमारा, कि हम पहले ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, m इंटू वी माइनस यू बाय टी। अब यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे है आपका ये 0 मान लिया था हमने। तो पहले ही स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हम m को नीचे लेके आए, m को नीचे लेके आए और ये वाला स्टेप हमने बाद में सॉल्व किया। t को इधर ले जाने का प्रोसेस हमने बाद में किया। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, इस t को पहले इधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू। ठीक है, अब ये m जब नीचे आएगा, 0 बाय m इज इक्वल टू वी माइनस यू। और जब 0 ऊपर है तो 0 ही आएगा, इज इक्वल टू वी माइनस यू। और इस माइनस के u को जब इधर लेके आएंगे तो u इज इक्वल टू v। क्या दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है, मैम अलग अलग है। कैसे भी कर लो आपका सेम ही आंसर आएगा, चाहे आप पहले इसको m को नीचे ले आओ या फिर t को इधर ले जाओ, t को इधर ले जाओ या फिर पहले m को नीचे ले आओ, दोनों तरीके से आपका एक ही आंसर आना है। ठीक है, ये कर लो पहले या फिर ये कर लो। ये हो गया कि u है वो v के बराबर है। अब एक बात बोलूं मैं आपको कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो प्रारंभिक, जब आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट में है, बॉडी एट रेस्ट, मतलब कि बॉडी जब आराम प्रस्त अवस्था में है, आराम की अवस्था में है, ये बोलते हो गए रेस्ट को।
मैम विराम था। आराम बोलो विराम बोलो, एक ही तो चीज होगी। जब कोई विराम की अवस्था में है तो उसकी इनिशियल, इनिशियल का मतलब क्या होता है, यू, मतलब प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक वेग है वो हमेशा 0 होता है। एक चीज अगर आपको है ना, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि u 0 है या फिर v 0 है, ये मेंशन नहीं होता, ये आपको खुद पता करना होता है। कैसे पता करना होता है, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और एकदम से चलना शुरू कर दूं, एकदम से चलना शुरू कर दूं, तो मेरा जो u था वो क्या था, पहले 0 था, क्योंकि मैं आराम से खड़ी थी, इनिशियल स्टेज में मैं आराम वाली अवस्था में थी, इसलिए ये u 0 था। लेकिन मैं पहले से, जब आपने देखा मैं पहले से ही भागी भागी चली आ रही थी और मैंने एकदम से क्या लगाया, ब्रेक लगाया, एकदम से मैं रुक गई, तो उस वक्त क्या होगा, मेरी फाइनल, फाइनल मतलब क्या होता है, अंतिम वेग अंतिम वेग 0 होगा। उस वक्त क्या होगा, मेरा अंतिम वेग 0 होगा। लेकिन फिलहाल हम अनाम वाली अवस्था को लेके चलते हैं, u हमारा 0 है। अगर u की वैल्यू 0 है, अगर u 0 है तो u इज इक्वल टू v होता है, तो v की भी वैल्यू कितनी होगी, मैम 0 0। अब आराम वाली अवस्था में है, ये पहला नियम होगा ना, ये दूसरा नियम था हमारा। दूसरे नियम से पता चला हमें u इज इक्वल टू वी, और उससे हम जब अपना पहला नियम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि बोर्ड अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, मतलब कि अगर वो आराम की अवस्था में है तो वो फाइनल में भी पहुंच जाए, अंतिम वेग में भी पहुंच जाए तो भी वो आराम की ही अवस्था में रहेगी। क्या इस बात से ऐसा नहीं लग रहा आपको? इन मैथमेटिकल चीजों को क्या आप अपने जो वर्ड्स होते हैं, जो चीजें हम सोचते हैं, उन चीजों से रिलेट कर पा रहे हो, या फिर आपके सामने बस एबीसीडी लिखी हुई दिखाई दे रही है आपको? मैं क्या बोल रही हूँ कि हमारा दूसरा नियम क्या है, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू वी माइनस यू बाई टू। इससे हमने प्रूव किया कि यू इज इक्वल टू वी आ गया, u इज इक्वल टू वी आ गया। अब हमारा प्रथम नियम क्या बोलता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो वो विराम की ही अवस्था में रहती है, मतलब कि वो आरंभ में अगर आराम की अवस्था में थी, आराम की अवस्था में थी तो आरंभिक की वैल्यू कितनी है, 0। जब आरंभिक की जीरो है तो हमें पता है u इज इक्वल टू v होता है, u इज इक्वल टू v होता है, और v अगर ये दोनों बराबर है, u 0 है तो v भी तो 0 ही होगा। यस मैम। अब आनंद में 0 थी तो अंत में भी वो 0 ही है, मतलब कि आरंभ में वो आरामग्रस्त अवस्था में थी तो क्या है, अंतिम में भी वो आरामग्रस्त अवस्था में ही है वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु। ये हमने पहले ये तो अभी आधा प्रूव हुआ है। अब क्या है, बोर्ड या तो कर दी, मैं बोल रही हूँ इस तरह से बोला गया है कि u अगर 0 है, u अगर 0 है, इनिशियल में वो 0 है, तो सुन पा रहे हैं अभी मुझे आप? यस मैम। तो वो फाइनली 0 होगा, क्योंकि u इज इक्वल टू v होता है, u इज इक्वल टू v होता है, तो आरंभ में 0 है तो अंत में भी 0 होगा। अगर इस चीज को मैं मान लूं आरंभ में u इज इक्वल टू करार है, समझ में नहीं आ रही। v भी इतना ही होगा, u इज इक्वल टू v होता है तो v भी आपका 5 किलोमीटर पर आवर होगा, मतलब कि कोई कुछ गति से चल रही थी तो वो गति उसी गति से चलती रहती है, मतलब कि आरंभिक वेग अगर 5 किलोमीटर पर आ रहा है तो अंतिम वेग भी आपका 5 किलोमीटर पर आवर होगा। इससे आपका क्या हुआ, फर्स्ट लॉ है जो वो प्रूव हो गया। किसकी मदद से प्रूव किया हमने, सेकंड लॉ की मदद से प्रूव किया। गॉट इट? जल्दी से अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दो, मैं अभी दोबारा समझा दूंगी। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट क्लास में कभी पूछूं तो मुझे है ना साइलेंट नहीं चाहिए क्लास। मैम एक और बार समझा दो। एक और बार समझा दूं।
देखो हमें क्या करना है, हमें करना है प्रूव क्या, कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, मतलब कि द्वितीय नियम से हमें क्या प्रूव करना है, फर्स्ट नियम प्रूव करना, प्रथम नियम प्रूव करना है। हमें पता है कि द्वितीय नियम हमारा ये है, द्वितीय नियम हमारा ये है, ये क्या है, F इज इक्वल टू एफ इंटू वी माइनस यू बाय टी। क्या है, F इज इक्वल टू एफ इंटू वी माइनस यू बाय टी। ऐसा हमने कल पढ़ा, हाँ ऐसा हमने कल पढ़ा, हाँ देखो बार बार मत करो। F इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाय टी। अब हमने यहाँ पे मान लिया f की वैल्यू 0। जब हमने f की वैल्यू 0 रखी तो, और हमने इसको m को इधर अपॉन में लेके आए, क्योंकि जो इधर मल्टीप्लाई में होती है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली चीज इक्वल टू से इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, अगर वो इधर डिवाइड में थी तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ऐसा ही अगर इधर वो मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगी, इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। मतलब इक्वल टू से इधर उधर जाते हुए डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाता है और मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाता है, प्लस माइनस में बदलता है, माइनस प्लस में बदलता है। तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। जब ये डिवाइड में गया तो हमने देखा 0/m है, और 0 जब ऊपर होता है तो उसकी वैल्यू 0 ही मानी जाती है। 0 का छोटा टुकड़ा क्या होगा, डिवाइड। तो क्या करते हैं, हम उसे छोटा टुकड़ा करते हैं डिवाइड करके, लेकिन 0 का कुछ छोटा नहीं हो सकता, इसलिए हम उसे 0 ही कंसीडर करके चलते हैं। जब ये वैल्यू 0 है तो v माइनस यू बाई टी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब t इधर गया 0 इंटू टी। और हमें पता है मल्टीप्लाई का एक रूल है, जो 0 से टकराएगा वही क्या बनेगा, आपका 0 बनेगा। 0 इंटू टी किया तो ये आपका 0 बन गया। और इधर की बात करें तो v माइनस यू रह गया आपका, v माइनस यू। अब इक्वल टू से जब इसे इधर लेके आएंगे, इक्वल टू से जब इसे इधर लेके आएंगे तो हम देख रहे हैं ये v तो एज इट इज रह जाएगा, और ये जो ये u है आपका, ये माइनस का था। यहाँ पे एक रूल क्या है, जो माइनस का था वो इधर प्लस का हो जाएगा, और प्लस का था वो माइनस का होगा, जब अगर वो इक्वल टू के साइड में अपनी साइड चेंज कर रहा है। तो ये माइनस का u था, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। इससे हमें पता चला u इक्वल टू v। हमारी इक्वेशन कितनी प्रूव हुई, u इक्वल टू v। अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहे, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हम तो पहले m को इधर नहीं लेके आएंगे, हम तो पहले t को लेके जाएंगे। तो t को लेके जाओगे तो भाई t को ले चलते हैं। हम पहले t को इधर लेके आए, f की वैल्यू 0 थी, t को हम इधर लेके जाए तो इंटू t हो गया, ये एज इट इज हमने यहाँ पे उतार दिया। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो वही रूल, जो 0 से टकराएगा वही 0 बन जाएगा। जब ये 0 बन गया तो आगे का हमने एज इट इज उतार दिया। अब क्या होगा, अब इसको नीचे लेके आएंगे, अब इसको नीचे लेके आएंगे। जब इसको नीचे लेके आए 0/m, 0/m लेके आए तो इधर आपका ये वाला पार्ट बच जाएगा v माइनस यू। जब v माइनस यू इधर बच गया, और हमें पता है 0 का छोटा डिवीजन क्या होगा, आपका 0 ही रहेगा, चाहे आप कितना ही छोटा पार्ट कर लो उसका। तो इधर v माइनस यू रहेगा, और जब इसको इक्वल टू से इधर लाएंगे तो हमें पता चलेगा u इक्वल टू v होता है। चाहे आप इस तरीके से करो चाहे आप इस तरीके से करो, दोनों चीजें आपकी सेम ही आएंगी। ऐसा मत करना कि आपको वैसे रिटर्न तो होगा नहीं, तो दोनों चीजें सेम है, दो अलग तरीके से मैंने आपको समझाई है। तो अब इसको प्रूव करना, ये तो हमारा था सेकंड लॉ, क्योंकि हमें सेकंड लॉ दूसरे द्वितीय नियम की मदद से फर्स्ट को प्रूव करना है। द्वितीय नियम की हमने मदद ली, अब हम फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, जड़त्व का नियम, मतलब कि जो आरामप्रस्त अवस्था में है वो वस्तु आरामप्रस्त अवस्था में ही रहना चाहती है। जैसे कि आप बुक को रख देते हो टेबल पे, तो क्या बुक सुबह आप उठ के देखते तो पड़ोसी के घर में पहुंच जाती है, नहीं पहुंचती, वो वही की वही रखी रहती है। आप सुबह भी उठ के देखेंगे वो वही रखी रहेगी, है ना। अगर वो किसी मूविंग कोई साइकिल चला रहे हैं हम, अगर वो चल रही है तो वो चलती रहती है ना। लेकिन हमने उसमें फ्रिक्शन पढ़ा था कि फ्रिक्शन की वजह से चीजें रुक जाती है, लेकिन नियम के अनुसार अगर वास्तव में देखा जाए तो कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहती है, और रुकी हुई है तो वो रुकी रहती है। तो प्रूव करते हैं कैसे भाई, बॉडी एट रेस्ट, आराम की अवस्था में, विराम की अवस्था में है कोई बॉडी, यू क्या है 0,
u क्या है आपका 0 मान लिया, क्योंकि हम 0 कब मानते हैं, हमें कैसे पता चले, हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि u को वैल्यू हम 0 लें या फिर v को हम वैल्यू 0 लें, ये हमारे खुद की अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम कब किसको 0 लेने वाले हैं। अब ये बात निर्भर करती है, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूं, इस फैन की बात करें, ये मानकर यहाँ पे आराम से खड़ा है, ठीक है, तो ये इनिशियली मतलब कि प्रारंभिक वेग, इसका प्रारंभिक वेग क्या है 0 है। अब इसने चलना शुरू किया तो इसका फाइनल वेग होगा वो क्या है, बदल जाएगा, ठीक है, क्या बदल जाएगा, माइक को अनम्यूट ना करें, डिस्टरबेंस होती है और फिर बाद में आपको आवाज क्लियर नहीं आएगी, रिकॉर्डिंग देखोगे तो मैं क्या बोल रही थी, ये इनिशियली क्या है 0 है, अगर ये आराम की अवस्था से चलना शुरू करता है तो। दूसरी बात होती है जब आपने शुरुआत में ही देखना शुरू किया तो ये एकदम से चलता चलता आ रहा था और यहाँ पे आके रुक गया, एकदम से क्या था, ये चलता चलता आ रहा था और यहाँ पे आके रुक गया। अब हमें पता है इसका अंतिम वेग क्या होगा 0 होगा, मतलब कि जब गाड़ी पे ब्रेक लगाए जाए या कोई चीज एकदम से कैच कर ली जाए, कैच करने पे भी तो रुकी जाती है, मतलब कि कोई चीज रुकती है तो उसका अंतिम वेग 0 होता है, नहीं तो अगर चलना शुरू किया तो प्रारंभिक वेग 0 होता है। हमने माना आरंभिक वेग 0, आरंभिक वेग यहां से हमें पता है u इज इक्वल टू वी होता है, u इज इक्वल टू वी होता है, तो u की वैल्यू 0 तो v की भी तो वैल्यू 0 ही होगी, u की वैल्यू 0 तो v की भी वैल्यू आपकी 0 होगी। ठीक है भाई, ये तो होगी आराम की बात, आराम की अवस्था में तो आराम में ही रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर वो चल रही है तो वो वैसे की वैसे ही चलना चाहती है, कैसे, हमने माना आरंभ में वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, आरंभ में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, तो u इज इक्वल टू वी, यहाँ पे भी तो वही बात है, तो ये अंतिम में भी आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चलती नजर आएगी। गॉट इट और इज देयर एनी डाउट, क्या आपको समझ में आ गया है या फिर आपको अभी भी कोई तकलीफ है, नहीं समझ आया हो कुछ? मैम आपकी आवाज नहीं साफ आ रही। किसी और बच्चे को भी आवाज का इश्यू है? कितने बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है, कितने को नहीं आ रही, चैट में फटाफट लिख के दिखा देंगे मुझे। आवाज ही नहीं आ रही। दीपांशु को नहीं आ रही, और साक्षी आपको मिली है पूरी आवाज? यस मैम। तो ठीक है भाई, जिनको नहीं आई ना वो एक काम करना, कल जब यूट्यूब पे लिंक डलेगा ना इस वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि वहां पे आवाज में इश्यू नहीं मिलेगा आपको, ये आपके नेटवर्क की वजह से हो रहा है, या तो रेंज में बैठो या फिर थोड़ा नेटवर्क सेव करके रखा करो, पूरे दिन से खत्म कर देते हो आप लोग। अब हम इसके बाद ये स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, अब क्या चाहिए भाई? तो अब इरेज कर दो इसे, हो गया होगा स्क्रीनशॉट? यस मैम। अब हम थर्ड लो पढ़ेंगे, तृतीय नियम। क्या पढ़ेंगे? तृतीय नियम, थर्ड लो। या फिर तीसरा नियम, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं? मैं ऊपर वाला ऐसे, इसमें क्या है
every action there is equal and opposite reaction। भाई इस बात का मतलब होता है हर क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि मैंने आपको डांटा तो आपकी भी कुछ प्रतिक्रिया हुई होगी कि कल से आपको पढ़ के आना है, या फिर मैम तो ऐसे ही है भाई बोलने दो क्या फर्क पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया होती है ना। तो दोनों में से एक प्रतिक्रिया जरूर हुई होगी, लेकिन मेरे बोलने का इफेक्ट जरूर पड़ा होगा आप पे। ठीक है, अगर मैं आपको चाटा लगा दूं, चाटा लगाने का आप पे इफेक्ट पड़ेगा, आपको पेन होगा कुछ देर के लिए। अगर मैंने चाटा नहीं लगाया होता तो थोड़ी ना पड़ता होता कि आपको दर्द भी होता है चाटा पड़ने से। मतलब कि हर चीज का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर मैं आपको धक्का मारूं तो आप भी अपने आप को क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए उतनी ही स्पीड से ऐसे बैक होगी। अगर मैंने आपकी पीठ पे धक्का मारा तो आप ये कभी आपको लगेगा कभी मैं गिर ना जाऊं, इसलिए आप अपने आप को ऐसे करेंगे। मतलब कि आप इस चीज का अनुमान लगाते हैं कि आप पे कितना बल लगाया गया है, उसी अकॉर्डिंग आप अपने आप को पीछे धकेलते हैं। अगर मैं हल्का सा धक्का लगाऊं तो आप हल्का से पीछे होते हैं, और अगर मैंने बहुत तेज धक्का लगाया तो आप अपनी पूरी पावर से पीछे होते हैं कि एकदम से कभी मैं गिर ना जाऊं। यही आपका तृतीय नियम है, यही आपका तृतीय नियम है। ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा कि बंदूक चला रहे हैं तो वो जैसे ही शूट करते हैं तो उनका हाथ ऐसे होता है, या फिर शोल्डर पे रख के चला रहे हैं तो ऐसे जर्क आता है इधर। तो इसमें भी वही नियम काम करता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया विपरीत होती है, और जो जो बल है उस पे लगने वाला वो विपरीत दिशा में होता है, लेकिन बराबर होता है, मात्रा में क्या होता है आपका बराबर होता है। दोबारा बोलती हूँ हिंदी में कि कोई भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही अमाउंट में, उतने ही माप में बराबर होती है, लेकिन विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो ऐसे ही एक हमने बंदूक वाला एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम नाव में चलते हैं, जब हम नाव में चलते हैं, कल YouTube वाली वीडियो देख लेना जिसके पास आवाज नहीं आ रही है। जब हम नाव में चलते हैं तो उसे खेते हैं पीछे की तरफ, ऐसे ऐसे उसके जो एक होता है ना बड़ा सा स्टिक पलटा टाइप से जो होता है, वो उससे हम पानी के बहाव को ऐसे करते हैं ताकि हमारी नाव है वो आगे की तरफ जा सके। ये भी इसी नियम के अंतर्गत आता है कि अगर हमारा पानी का बहाव पीछे गया तो पानी हमारी बोट पे आगे की तरफ प्रेशर लगाएगा ताकि हमारी बोट आगे जा सके। इसीलिए अगर हमें स्पीड से भागना है नाव से तो हम फटाफट 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 करते हैं ताकि हमारी नाव है फटाफट आगे जा सके। दूसरी बात, नाव के एक छोर पे अपनी एनसीईआरटी खोल के देखना, वहां पे क्या होता है, जैसे कि एक नाव है, ये आपकी बोट है, बोट में से एक जो पर्सन है छलांग लगाता है आगे की तरफ, ये इसका पैर है, ठीक है, ये आगे की तरफ छलांग लगा रहा है। तो ये नाव भी है ना इतनी ही दूर पीछे जाने की कोशिश करती है, इतनी ही दूर पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। ये पीछे की तरफ जा रहा है, बच्चा आगे की तरफ जा रहा है। ये भी इसी नियम का रूल है। एक चीज और होती है, बलून जो आपने देखा होगा उसमें आप हवा भर लेते हैं, हवा भरने के बाद क्या करते हैं उसे छोड़ते हैं तो वो हवा बाहर की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ निकलते तो वो बैलून ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो मतलब जितने प्रेशर से वो हवा नीचे की तरफ आ रही है उतने ही प्रेशर से वो बैलून क्या है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। यही आपका तृतीय नियम कहता है। अब इसमें एक लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो क्या होता है वो बता देती हूं मैं आपको। मैम एक और बार तृतीय नियम को समझा दो। दोबारा बोर्ड पे लिखूं क्या?
वैसे ही समझा दूं? वैसे ही मैम समझा दो। देखो, तृतीय नियम ये कहता है, एडजेक्ट स्टेटमेंट हिंदी में बोल के बताती हूँ पहले। ये कहता है आपका, किसी भी क्रिया के लिए ठीक बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब कि कोई हमने काम किया तो उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही होगी। अगर आप एक सिंपल सी अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके चलते हैं, आपका कोई दोस्त है, आप उसके साथ अच्छा बिहेव करोगे तो उसका भी आपके प्रति अच्छा बिहेवियर होगा। आपकी क्रिया क्या है? उसके प्रति अच्छा बिहेव करना। प्रतिक्रिया क्या हुई? आपके दोस्त का आपके प्रति अच्छा बिहेव करना। ठीक है, तो क्या हुआ? किसी भी क्रिया के लिए ठीक बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। दूसरा इसी का अपोजिट लेके चले, आपने किसी को धक्का मारा तो वो भी तो प्रतिक्रिया में आपको धक्का मारेगा। आपने क्रिया क्या की? उसे धक्का मारने की। तो आपके दोस्त ने, मतलब जो भी आपके सामने था, उसने भी प्रतिक्रिया क्या की? वापस आपको धक्का मारने की। तो प्रतिक्रिया क्या हुई? बराबर लेकिन विपरीत दिशा में हुई। मैं, अगर आपने ऐसे धक्का मारा था तो वो आपको ऐसे धक्का मार रहा होगा। तो स्टेटमेंट क्या है? किसी भी क्रिया के लिए ठीक बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब आप आराम से धक्का मारेंगे तो सामने वाला भी आराम से धक्का मारेगा। अगर आपने तेज से धक्का मारा तो सामने वाला भी बहुत तेज से धक्का मारेगा कि आप जमीन पे जाके गिरो। आपने भी क्योंकि उसको इतना ही धक्का मारा था कि आप जमीन पे जाके गिरो, और आपने बस उसे डराने की कोशिश किया है, भाई क्या बोल रहा था तू, इस तरीके से किया हल्का सा, तो वो भी आपको क्या बोलेगा कि हाँ मैंने बोल दिया। इसी तरीके से वो आराम से रिस्पॉन्स देगा। और आपने झटैक से उसे खींच के दिया तो वो भी आपको झटैक से खींच के देगा। तो क्या हुआ? हर क्रिया की प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है और जो भार, जो उसका परिमाण है उसमें बराबर होती है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसको फिजिक्स से रिलेट करते हैं। ये तो हमने अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर लिया ताकि आपको चीजें याद रहे। अब हम अपने फिजिक्स से रिलेट करते हैं। कैसे? जैसे कि हम बंदूक चलाते हैं, बंदूक चलाते तो वो ऐसा नहीं है कि आप आराम से चला दो और बस छुट्टी। वो झटका देती है हमें। जैसे ही हमने बंदूक चलाई तो वो झटका देती है। जितनी गति से गोली आगे गई है उतनी ही गति से पीछे बंदूक झटका लगता है। ऐसे ही जब चाहे हम शोल्डर पे रख के चलाएं तो हमें कई बार जब शुरुआत होती है, जब ट्रेनिंग दी जाती है सोल्जर्स को, तो ये कंधा क्या होता है? टूट भी जाता है उनका, क्योंकि उनको हैबिट नहीं होती उतना प्रेशर बर्दाश्त करने की। उनको अनुमान नहीं होता कि कितना झटका उन्हें लगने वाला, अपनी बॉडी को उन्हें कितना टाइट रखना है। तो जैसे ही वो क्या करते हैं, शूट करते हैं, तो पीछे ऐसे क्या हो जाता है, उनका ऐसे झटका लगता है। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ मैं नाव का। जब नाव में बैठते हैं, पुराने वाली, नए वाली नहीं, नए वाली तो मोटर से चलती है, या फिर उससे पहले थोड़ी पैरों से चलती थी, अंदर ही उसमें व्हीकल्स, पेडल तेल लाइक होते थे। ठीक है, हम उससे भी पहले वाली बोट की बात कर रहे हैं, जिसमें एक क्या होता था, स्पैचुला काइंड ऑफ होता था। मतलब एक स्टिक होती है लंबी सी और नीचे से थोड़ी फैली हुई होती है, इस तरीके से, इस तरीके का कुछ होता है ना। इससे क्या है, पानी पीछे जाता है। जब इसको ऐसे ऐसे पानी में मूव कर दे तो पानी पीछे जाता है। और यहाँ पे जो हमारी नाव होती है, नाव कैसे बनाऊं यहाँ पे, जैसे मान लो ये हमारी नाव है, ये उस साइड की तरफ है और यहाँ पे ये ऐसे बना होता है, और इससे हम पानी को पीछे पीछे करते जाते हैं। जब ये पानी पीछे पीछे जाता है तो हमारी क्या है, नाव आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। इसमें भी क्या कर रहे हैं, जितने बल से, जितनी स्पीड से आप इसे पीछे पीछे धकेलोगे उतनी ही स्पीड से आपकी गाड़ी, जो आपकी बोट है, वो आगे की तरफ जाती चली जाएगी। ऐसे ही बलून वाला एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, सबने किया भी होगा। बलून में हम हवा भरते हैं। जब बलून में हवा भरते हैं और उसके माउथ को छोड़ देते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना। अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी जो हवा है, हवा का प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा होता है। तो मतलब जब हवा नीचे निकल रही है तभी वो बैलून ऊपर जा रहा है। मतलब दिशा में ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन परिमाण में दोनों बराबर होते हैं। जितनी क्रिया हुई, जितनी हवा बाहर निकली, उतना ही बैलून भी ऊपर
गया। समझ आया? यस मैम। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रही थी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, MOME, मोमेंटम, संवेग के कंजर्वेशन, संरक्षण का नियम, संवेग के संरक्षण का नियम। ये नियम क्या बोलता है भाई? ये नियम ये बोलता है कि जो संवेग होता है, संवेग हम कल समझ चुके हैं, उसको मैं अब दोबारा रिपीट करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूं। तो जो संवेग होता है आपका, वो क्या करता है? कंजर्व रहता, हमेशा संरक्षित रहता। कोई भी बॉडी जो उसका इनिशियल संवेग है, उसका फाइनल भी संवेग वही रहता है। कैसे? जैसे कि मान लो दो बॉल्स है हमारे पास, क्या है? दो बॉल्स है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये अपने आप से u1 से जा रही थी, क्योंकि इनिशियल क्या होती है? u1, और ये u2 से आ रही थी। ये u2 क्यों है? क्योंकि ये हमारा मास 2 लिया हमने। इनमें m2 और m1 में कोई खास अंतर नहीं है, बस हमने डिफरेंस करने के लिए हमें पहचान में आ जाए कि हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं, इसलिए 1 और 2 लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे इनिशियल जो गति होती है, इनिशियल जो गति होती है, प्रारंभिक संवेग होता है, उसे u1 बोला गया। यहाँ पे अंतिम, ये भी प्रारंभिक संवेग है लेकिन दूसरे वाली बॉल का है, तो इसलिए इसे u2 बोला गया है। अब क्या होता है, एक चीज ऐसी आएगी जिससे ये एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे, m1 m2। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये एक दूसरे से फिर से जुदा जुदा हो जाएंगे, m1 m2। जब जुदा होंगे तो ये प्रारंभिक वेग नहीं होगा इनका, अंतिम वेग होगा। यहाँ पे v2 क्या होगा आपका? अंतिम वेग होगा। यहाँ पे v1 क्या होगा आपका? अंतिम वेग होगा। अब ये चीज तो आपने इसको फिजिकली देख के समझ लिया। मान लो जैसे मेरे पास दो बॉल थी, दो ऐसे अलग अलग थी, वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रही थी, हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे, वो ऑटोमेटिकली आए जा रही थी। ठीक है, वो टकराएंगी, टकराने के बाद वो वापस चली जाएंगी। मतलब अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है? जो ये वेग है, ये वेग है, ये इसके बराबर है। जो संवेग संवेग है वो बराबर है, और संवेग के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू m इंटू v माइनस यू बाय टी। फॉर्मूला यही था, वो तो दर थी। तो ये क्या है इसका फॉर्मूला? हाँ, ये संवेग में परिवर्तन का फॉर्मूला था। दिखाई दे रहा है ना आपको इधर? हाँ, तो इस फॉर्मूले से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। कैसे प्रूव करने वाले हैं? इसमें आरंभिक वेग, आरंभिक संवेग की बात करें तो कितना होगा भाई? कितना होगा बता सकते हो? नहीं बता सकते? देखो तो फिर एक एक स्टेप करके समझाती हूँ। आरंभिक मतलब आपका इनिशियल, इनिशियल संवेग के चक्कर में मैं ही भूल गई क्या इंग्लिश में, मोमेंटम इज इक्वल टू ए का निकालते हैं हम, ए का निकाल रहे हैं, जो ये ए ऑब्जेक्ट है हमारा, इस केस के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है? m1 u1, m1 u1 है आपका। ठीक है, क्योंकि ये हमारा a मानते हैं हम इसे, इसका बाहर m1 है, इसे हम b मानते हैं।
लेकिन इसका भार कितना है, m2। ठीक है, तो हमने क्या करा है, मास गुणा में इसका वेग, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था मोमेंटम का इसी तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है। अब आरंभिक वेग ही दूसरे का, आरंभिक संवेग b का मतलब कि फाइनल मोमेंटम, ये कितना होगा, m2 इंटू u2, m2 इंटू u2 होगा। ऐसे ही, सॉरी आरंभिक ही होगा ना ये तो, इनिशियल। यहां पे बात कर ले इस वाले केस की, यहां पे आएगा आपका फाइनल मोमेंटम या फिर अंतिम संवेग इज इक्वल टू m1 v1। यहाँ पे क्या चेंज आया भाई, यहाँ पे ये हमारा u1 था, यहाँ पे क्या बन गया, v1 बन गया। यहाँ पे फिर फाइनल वेग ये a का है, ये a के लिए है, फाइनल मोमेंटम इसकी मतलब अंतिम संवेग b का क्या होता है, m2 v2। इन दोनों चीजों को कंपेयर करके देख लो, कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पे हमारा इनिशियल था मतलब कि प्रारंभिक था तो u1 लिया है, ये b के लिए था तो 2 ले रहे हैं हम। यहाँ पे भी वही है, m इंटू v है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फाइनल है इसलिए v आया, फाइनल है इसलिए v आया। और u और v में कोई खास अंतर नहीं होता, एक प्रारंभिक होता है और एक अंतिम होता है। यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए था, ये दूसरे वाले बॉडी के लिए था, b का था, तो यहाँ पे इसलिए 2 लगाया हमने। समझ आया, यहाँ तक समझ आया तो भी मैं आगे बढ़ू। यस मैम। कोई भी एक भी बच्चा ऐसा हो जिसको ना समझ आया हो, सबको आ रहा है, मैम ठीक है। स्क्रीन नहीं तो आ रही है। बेटा आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, आप कल वीडियो देखिए यूट्यूब पे। तो इसमें क्या होगा, अब इससे अगले स्टेप पे चलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू m इंटू v माइनस u बाय t, पढ़ चुके हैं ये हम, बोलो यस मैम, याद आ रहा है किसी को, यस मैम। हाँ मैम। तो अब यहाँ पे एक चीज का अंतर है, एक चीज का अंतर है, यहाँ पे v1 और v2 का अंतर आएगा, v1 या v2, u1 या u2 का अंतर आएगा। तो हमने इस नियम के अनुसार क्या पढ़ा था, थर्ड नियम के अनुसार क्या पढ़ा था, कोई भी बल जो होता है, थर्ड नियम के अनुसार हमने पढ़ा था, कोई भी बल जो होता है आपका बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। इस बात का मतलब पता है, समझते हो क्या होता है, इस बात का मतलब होता है, फोर्स है ये बराबर होता है, बल है वो बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। मतलब वो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, विपरीत दिशा में होना रिप्रेजेंट करता होता है है। हाँ, अब हम ए नेगेटिव। के बारे में जाने, अगर इस वाले के लिए निकाले, इस वाले के लिए हम बोले कि संवेग में परिवर्तन कितना आया, जब ये यहां से चलना शुरू किया और यहाँ पे चलना शुरू किया और यहाँ पे पहुंचा, तो इसमें कितना परिवर्तन आया, और यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे पहुंचा तो इसमें कितना परिवर्तन आया। इसी से हमें पता चलेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या चेंज आया। तो पहले में निकालते हैं, ए के लिए निकालते हैं, एफ हम ए के लिए निकालते हैं, क्या आएगा, एम इंटू v1 माइनस u1, v1 माइनस u1 बाय
टी, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम आएगा। एक की जगह 1 लगा सकते हैं। क्या बोल रहे हो? मैम एफ में जो आपने ए लगाया वहाँ पे 1 लगा सकते हैं। 1 लगा सकते हो, लेकिन हम मार्क्स को 1 मान रहे ना, हम यहाँ पे इसको कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने इसको ए मान लिया। और 1 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 1 भी लगा सकते हो, लेकिन हमने आपकी बुक में ए दे रखा था, मैंने इसलिए ए मान लिया क्योंकि आप नोट डाउन कर नहीं रहे हो, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो बुक से ही रिवाइज करोगे आप चीजें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए ही कंसिडर किया इसे। बाकी 1 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। फिर एफ बी, एफ दूसरे बी ऑब्जेक्ट के लिए, जो ये वाला था बी, यहां से चलना शुरू किया, यहां पे पहुंचा, तो इसमें एफ की वैल्यू कितनी होगी? एफ इंटू बी2 माइनस u2 बाय टी। ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई? सेकंड आ गई। ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब आपको पता है ये बराबर होते हैं लेकिन दिशा में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो इनको हम कैसे रख देंगे? इनको हम रख देंगे एफ इंटू v1 माइनस u1 बाय टी इक्वल टू, माइनस का निशान लगाएंगे, एम इंटू v2 माइनस u2 बाय टी। लेकिन यहाँ पे भी ये लगा लेना m1 और ये 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, इस चीज का ध्यान रखेंगे। दिख रहा है आपको? दिख ठीक रहा है, है। इससे आगे ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा, जगह नहीं बची है। इससे आगे मैं अगर आपको बोलूं कि इसको सॉल्व करो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ और इन दोनों को करोगे इसके साथ, और टी टी तो बराबर है, क्या आप इनको काट सकते हो? टी टी तो बराबर है, क्या आप इनको काट सकते हो? यस मैम। काट दिया। अब हमारे पास ये और ये बच गया, क्या बच गया हमारे पास? ये और ये, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देती हूँ वरना एक हमारे पास स्क्रीन छोटी है, आ नहीं पाएगा। सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m1 इंटू v1, m1 इंटू v1, m1 इंटू v1, माइनस का निशान है, क्या है? माइनस का निशान है, m1 इंटू u1, यही तो होगा, मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं ना। m1 को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, m1 इंटू v1, m1 को ही फिर इससे मल्टीप्लाई किया, m1 इंटू u1 इक्वल टू, माइनस का साइन है भाई, यहाँ पे ध्यान रखेंगे माइनस का साइन है, m2 इंटू v2, और माइनस दो साइन है, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके क्या हो जाते हैं? प्लस बन जाता है। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा, m2 इंटू u2, m2 इंटू u2। अब अगर मैं आपको बोलूं कि जो v वाली टर्म है इन दोनों को इकट्ठा कर लो, और ये जो u वाली है इन दोनों को इकट्ठा कर लो, तो क्या करेंगे? m1 v1, ये माइनस का निशान है इधर, आगे प्लस का हो जाएगा, m2 v2, और ये आप ऐसे कैसे लिखेंगे? m2 u2, ये माइनस का था तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, प्लस m1 u1, क्या आएगा? m1 u1। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे, जो ये आपकी थी u, ये क्या है? इनिशियल, इनिशियल की तो बात कर रहा है, प्रारंभिक, और m को जब u से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम आता है आपका, मोमेंटम, संवेग, और यहां पे आप नोटिस कर रहे हैं u, क्या है? u नोटिस कर रहे हैं, u का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम, मतलब कि अंतिम संवेग। तो यही तो प्रूव करना था
कि जो शुरुआत में होता है संवेग, अंत में देखें तो वो भी उतना ही होता है। ये बराबर ही तो दिखा रहा है। ये चीज, ये फॉर्मूला क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है आपको, जो आरंभ में आपका संवेग था वो बराबर आ रहा है किसके, आपके अंतिम संवेग के। क्या आपको ये समझ आया जो मैंने आपको समझाया है? यस मैम। तो बता दो मुझे। मैम ये मैं दोबारा समझ में करा, नहीं आया। समझ में नहीं आया तो फिर बोल दो ना, इसमें क्या बात होगी। मैं मना कर रही हूँ क्या आपको समझाने के लिए? आपको स्क्रीन दिख पा रही है पूरी? मैम ये बोलना और कुछ बोलना। अरे बेटा बोलो, क्या बोलना, एक बार रिपीट मैं करा रही हूँ, उसके अलावा कुछ बोलना आपको। देखो, हमने क्या पढ़ा है, हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो आपका संवेग है वो संरक्षित रहता है, मतलब कि जितना संवेग शुरुआत में है किसी भी वस्तु में, वो अंतिम में भी वही रहता है। हमने तीन सिचुएशन बनाई, हमने तीन सिचुएशन बनाई। पहली वाली सिचुएशन हमारी ये थी, दूसरे वाली ये थी, और तीसरे वाली ये थी। इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट देख रहे हो आप, दो ऑब्जेक्ट देख रहे हो। ये m1 मान लिया, इसका मास, इसका भार, जो द्रव्यमान है m1 है, इसका द्रव्यमान है m2 है। ये u1 की स्पीड से इधर जा रहा है, ये u2 की स्पीड से इधर आ रहा है। 2 किस लिए माना, क्योंकि ये दूसरा बॉल था, ये पहला बॉल था। ए या फिर बी बॉल भी बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। अब ये एक दूसरे के तरफ जा रहे थे, तो एक पोजीशन क्या आएगी, ये एक दूसरे के साथ क्या है, टकरा जाएंगे। टकराने के बाद जब ये चीजें टकरा जाएंगी तो हमने पढ़ा है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। की दो चीजें आपस में टकराएंगी तो उनकी क्रिया जितनी होगी उससे उतनी ही प्रतिक्रिया होगी, मतलब कि इनसे अलग हो जाएंगी, उतनी ही प्रतिक्रिया होगी, लेकिन दिशा में क्या होगी, विपरीत होगी। पहले तो ये ऐसे आ रहे थे, जब ये टकराए तो इन्होंने अपनी दिशा को क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। ये मतलब दूसरी दिशा में जाने लगे। आप एरो पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इस चीज को मैथमेटिकली समझते हैं, कैसे क्या हुआ। इनिशियल आपका आरंभिक संवेग हुआ, ये क्या है, हमने पढ़ा संवेग का फॉर्मूला होता है m1 इंटू u1। तो जब पहले की बात कर रहे हैं, हम ए की बात कर रहे हैं, इसे 1 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो या ए भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ लिख लो। आपकी बुक में ए लिखा हुआ था इसलिए मैंने ए लिख दिया है, ताकि आप बुक से देखो तो कंफ्यूजन ना हो आपको। ए है तो m1 इंटू u1 आ गया। और बी के लिए निकालेंगे, बी वाली बॉल के लिए निकालेंगे तो आरंभिक संवेग ही निकाल दे इसका, तो लेकिन इसका मास m2 था और ये किस आरंभिक वेग से चलती थी, u2 से चलती थी, m2 इंटू u2। अब इस वाले में आते हैं, यहाँ पे ये फाइनली पहुंची, फाइनल मोमेंटम मतलब आपका अंतिम संवेग ए बोल का अंतिम संवेग क्या होगा, m2 इंटू सॉरी m1 इंटू v1, क्योंकि हम पहली बॉल की बात कर रहे हैं, m1 इंटू v1। v1 किस लिए लिया, यहाँ पे देखो इतना ही चेंज आया है, ये वेग जो था u था और यहाँ पे वेग क्या है, v है, क्योंकि ये अंतिम वेग है। और यहाँ पे फाइनल मोमेंटम v है, मतलब अंतिम संवेग b बॉल का क्या है, m2 इंटू v2 है, इंटू मतलब गुणा, ठीक है। अब जब ये आ गया, हमें पता है, हमें एक फॉर्मूला ये पता है कि जो फोर्स होती है m इंटू वी माइनस यू बाई टी होती है, जो कि कल हमने सीखा था द्वितीय नियम में। जब ये पता है तो तीसरे नियम हमें सिखाता है कि जो बल है वो बराबर होता है। बल क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में होने के कारण हम यहाँ पे माइनस का निशान लगाते हैं, ठीक है। अब माइनस का निशान तो हमें लगा दिया। अब हम देखते हैं जो पहली बॉल में क्या था, बल था, कितना लगा, पहली बॉल में बल कितना लगा, तो m1 इंटू v1 माइनस u1 बाई टी, इतना ही तो लगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा यही तो कहता है। हम पहली वाली बॉल के लिए निकाल रहे हैं, ए बॉल के लिए निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे m1 लिया, v1 लिया, u1 लिया, और टाइम तो बराबर ही लगना था। अब जब दूसरी बॉल के लिए निकालेंगे, बी बॉल के लिए निकालेंगे, m2 लिखेंगे, और यहाँ पे m2
V2 U2 बाय T। और जब हमें पता तीसरे नियम के अनुसार जो ये फोर्स होते हैं, जो ये बल होते हैं, ये बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। जब दिशा में विपरीत होते तो माइनस का साइन डाल दिया और ये वाली वैल्यू, ये इक्वेशन हमने यहाँ रख दी और ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ रख दी। और हमें पता है इक्वल टू के इधर इधर अगर सेम वैल्यू हो तो हम उसे काट सकते हैं, इसलिए हमने टी को क्या कर दिया, कट कर दिया। ऊपर चलते हैं, ऊपर जाते हैं तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। M1 को पहले V1 से करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब ये है ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी गुणा में है। जब M1 को V1 से गुणा करेंगे, M1 इंटू V1, M1 इंटू V1, माइनस का निशान लगाया, ये वाला माइनस का निशान लगाया, M1 इंटू U1, M1 इंटू U1 आएगा आपका इक्वल टू ये वाला, ये माइनस का साइन लगाया हमने, M2 इंटू V2, M2 इंटू V2। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक माइनस का साइन ये है, एक माइनस का साइन ये है। जब दो माइनस के साइन गुणा होते हैं, जब दो माइनस के साइन गुणा होते हैं तो वो आपका प्लस बन जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस बना दिया। तो M2 इंटू U2, M2 इंटू U2 बन गया। इसको सॉल्व करते हैं भाई आगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, U को एक साइड लाएंगे और V को एक साइड। V को हम एक साइड लेके आएंगे और U को हम एक साइड लेके आएंगे। तो हम कोशिश क्या करते हैं ऐसा करते हुए कि नेगेटिव साइन ना आए, हमारे पॉजिटिव ही साइन आए। ले जाने को आप इसको भी इधर ले जा सकते थे, जो ये वाली टर्म है ना, इसको भी इधर ले जा सकते थे, लेकिन उसमें नेगेटिव की पॉसिबिलिटी बनती है और अभी हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको नेगेटिव भी करके दिखाऊं। तो वो आप खुद करके देख लेंगे, अगर आपको थोड़ी दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेंगे फिर। तो इसलिए मैंने इनको पॉजिटिव बनाने की कोशिश की, गलत उसमें भी नहीं होगा लेकिन हमारा काम थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम इसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो नेगेटिव वाला है इसे इधर लाएंगे तो हमें पता है पॉजिटिव हो जाएगा। तो M1 इंटू V1 को था कि V पॉजिटिव था और ये V वाली टर्म यहाँ पे नेगेटिव थी, इसे हम इधर लाते हैं तो ये हमारी पॉजिटिव हो जाती है। और इधर देखेंगे M2 इंटू U2, M2 इंटू U2, इसमें ये नेगेटिव टर्म थी, जब ये नेगेटिव थी तो इक्वल टू से इधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, M2 इंटू U2 प्लस M1 इंटू U1। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे V और यहाँ पे V का मतलब फाइनल, V का मतलब फाइनल। और जब वेलोसिटी के साथ हमारा क्या है, मास गुणा होता तो वो क्या बनाता, हमारा मोमेंटम बनाता। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा अंतिम संवेग हुआ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं U का मतलब इनिशियल, मतलब प्रारंभिक, और जब इसके प्रारंभिक वेग के साथ हमारा मास मल्टीप्लाई हुआ तो प्रारंभिक संवेग बन गया। और हम मैथ में देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के क्या है, बराबर है। और हमारा जो थर्ड लॉ था उसने यही तो कहा था कि जो हमारा क्या है, मोमेंटम है, वो कंजर्व रहता, मतलब कि जैसा वो शुरुआत में था, मतलब कि जितना वो प्रारंभिक में था वो अंत में भी उतना का उतना ही है। अब ये मत कहना कि मैं अंत वाला पहले कैसे लिख दिया, प्रारंभ वाला पहले कैसे लिख दिया, बाद में कैसे लिख दिया। इसको आप ऐसे कर लो, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, चीजें बराबर है, बराबर चीजें बराबर ही रहेंगी, चाहे आप इस तराजू में रखो चाहे इस तराजू में रखो, वो बराबर ही आएगी। समझ रहे हैं? यस मैम। कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। भी बच्चे को क्लियर हुआ सुमैया? हाँ, अगर फिर भी कोई डाउट है दोबारा पूछ लेना, मुझे पूछने से कोई परहेज नहीं है, 10 बार पूछोगे 10 बार बता दूंगी मैं, अलग तरीके से समझा दूंगी मैं, लेकिन जो पढ़ाया जाए उसे प्लीज पढ़ के आया करो, क्योंकि मैं भी आपके साथ मेहनत करके पढ़ाती हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब आप काम नहीं करके आते। ठीक है, और आपके जो न्यूमेरिकल होंगे इसके बाद जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उसको पढ़ के आएंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे, ना आए सॉल्यूशन ना हो, पहली बात तो आपके सॉल्यूशन दे ही रखा है, फिर भी किसी और बुक से आप ट्राई करें जिससे आपके सॉल्यूशन ना निकले तो व्हाट्सएप कर देना, मैं सॉल्यूशन करके भेज दूंगी। ठीक है, बाय, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट। मैम आप इतना लेट से क्यों क्लास लेते हो?
देखो